उसको लोगों के सामने दोबारा दर्शाना और पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ दर्शाना, ये बड़ा एक्साइटिंग था। जी जी। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ वो जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुनील शेरोन, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को कमांड किया, जिन्होंने लीड किया इस ऑपरेशन को, उनका रोल था। तो ये रोल प्ले करने से ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी थी कि उनकी पोर्ट्रेयल में किसी तरह की कोई भी कमी ना आ जाए, उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, और वो उन्होंने जो किया इस ऑपरेशन के मुताबिक उसको मैं सही तरीके से निभा पाऊँ। जी बिल्कुल। हालांकि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ डायरेक्टर से है, लेकिन आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूँगा कि अगर ये 26/11 अटैक के बाद अगर ये पहली सीरीज़ आई होती तो मान लेते, लेकिन बहुत सारी फिल्में एंड सीरीज़ आ चुकी है, अब आप आ रहे हैं तो मानते हैं कि थोड़ा कुछ ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसे में आप लोग के, क्योंकि जितनी भी सीरीज़ या फिल्में आई हैं लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। सो ऐसे में आप लोगों के ऊपर ऐसे कुछ प्रेशर होता है, हमें और अच्छा करके दिखाना होगा क्योंकि अब तक जितनी भी आई है लोगों को अप्रिशिएट की गई है, तो अब ये जिम्मेदारी आपको दी गई है? प्रेशर हमारे ऊपर इस वजह से नहीं है क्योंकि जितने भी लोगों ने जो कुछ भी बनाया इस इंसिडेंट्स को लेकर 26/11 के, उन्होंने कभी भी डिफेंस सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया। करेक्ट। तो हमारी यूएसपी है और हमने पहली बार ये दिखाया है 26/11 से रिलेटेड इंसिडेंट्स को इस तरह से बताया है कि जहां पर जो इंडियन डिफेंस सर्विसेज इन्वॉल्व हुई, ख़ास तौर पे एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो, उन्होंने अपनी किस तरह की कर्तव्य मुस्तैदी से और बहादुरी से जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो आज तक किसी भी फिल्म या किसी भी सीरीज 26/11 के ऊपर जितनी बनी उसमें दिखाया नहीं गया। तो पहली बार ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है एनएसजी का है उस तरह से दिखाई जा रही है। तो आई थिंक प्रेशर अब उन लोगों को होगा जो इसके बाद शायद किसी ना किसी तरीके से इसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। जी जी। ये जी। सो कितना लाइक, क्योंकि एनएसजी के कमांडो का कैरेक्टर है आप लोगों का, आप हैं, विवेक दहिया जी हैं और भी ढेरों सारे लोग हैं, तो कितना वर्कशॉप करना पड़ा इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं बहुत ही शार्प नज़र, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत ही एक्टिव, तो आपको कितना वर्कशॉप करना पड़ा इन सारी चीज़ों को करने के लिए? वर्कशॉप तो करनी पड़ी और साथ में जैसे मैंने बोला कि आपको बजाय के सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, अपनी सोच बदलनी पड़ी। अपनी सोच एनएसजी के कमांडो के हिसाब से करनी पड़ी, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि आप एनएसजी का कमांडो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, वो बदलनी पड़ी। बचपन से ही हमने हाथ में बंदूकें भी पकड़ी हैं और वेपन को किस तरह से होल्ड करते हैं वो भी किया है, फायरिंग रेंज पे जाके फायरिंग भी की है। क्योंकि मेरी फैमिली में काफ़ी सारे लोग डिफेंस सर्विसेज में रहे हैं तो शुरू से यूनिफॉर्म पहनते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं फील हुआ कि पहली बार किसी चीज़ को आप पकड़ रहे हो। काफ़ी सारे एक्टर्स हमारे थे इस सीरीज़ के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन्होंने पहली बार शायद वेपन पकड़ा हाथ में, और उनको चलाना तो बहुत दूर की बात, उनको देखकर ही हाथ में ये लगा भी ये किस तरह से पकड़ना है, ये भी नहीं आता था। मगर इस तरह की चीज़ें मैं काफ़ी देर से देखता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ बचपन से, तो वो एक आपको सिर्फ उसको पॉलिश करना पड़ा, वो भी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक रिवॉल्वर या एक राइफल या एक पिस्टल उठा के तो चल सकते हैं, मगर एनर्जी वाले लोग किस तरह से चलते हैं, किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से किस पोजीशन में आके क्या स्टांस लेकर वॉक करते हैं, क्या स्टांस लेकर अटैक करते हैं, क्या स्टांस लेकर फायरिंग करते हैं, वो सीखना जरूरी था। जो हमने सीखा, जो हमने उसकी प्रैक्टिस की, क्या लैंग्वेज बोली जाती है, किस तरह से आपका एक एटीट्यूड रहता है, किस तरह। मैं आपको सही बताऊं तो वैसे ये तो सीखने की बात है ही अलग, जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना एनएसजी की, हाँ, तो अपने आप सारी चीजें आपके अंदर यही मेरा जो अगला सवाल था कि आप यूनिफॉर्म पहनते ही आप एक ऑर्डिनरी इंसान से एनएसजी के कमांडो बन। वो यूनिफॉर्म में इतनी ताकत है, यूनिफॉर्म में इतनी पावर है कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अ डिफेंस यूनिफॉर्म, इट्स अ यूनिफॉर्म लाइक अ सुपरमैन, इट्स अ सुपर पावर यूनिफॉर्म। कि आपने जब पहनी वो यूनिफॉर्म तो आप तीर की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपकी वॉक चेंज हो जाती है, और आपको खुद को लगने लगता है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो बड़ी कमाल की चीज़ है। जी जी। ये इससे रिलेटेड ही है क्योंकि आपके फैमिली मेंबर में सभी लगभग काफी सारे लोग काफ़ी हैं, सब हैं। तो नहीं। सो आप जो है तो वर्दी में आना, जैसे चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, एनएसजी कमांडो में है या मिलिट्री की वर्दी में आना, कितना प्रिविलेज होता है अर्जुन जी के लिए? वर्दी में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है क्योंकि मैं बचपन से एक्चुअली एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, बट किसी मुतल्लक मैं एयरफोर्स में तो नहीं जा सका, लेकिन पायलट अभी भी हूँ। मैं एज अ हॉबी फ्लाई करता हूँ।
काफ़ी जगह जाके फ्लाइंग क्लब्स में फ्लाइंग करता रहता हूँ। तो एविएशन जो है वो काफ़ी नज़दीक है मेरे। एविएशन इज़ लाइक माई फर्स्ट लव आई वुड से। और वर्दी पहनना बचपन से घर में काफ़ी लोगों को पहनते हुए देखा है। चाहे वो नहीं कर सका, मगर एक इतने कमाल के इतने खूबसूरत प्रोफेशन में आ गए जहाँ पर आप जो चाहो बन सकते हो एज एन एक्टर। जी जी। और वहाँ पर आपको वर्दी पहनने का मौका तो बहुत मिल सकता है, मगर एनएसजी की वर्दी पहनने का मौका जल्दी नहीं मिलता। जल्दी नहीं और इस बार एनएसजी की वर्दी पहन के जो एक प्राउड फील हुआ, आई थिंक वो वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है, एक चांस होता है। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मतलब मैं पहली बार एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और वो भी एक एनएसजी कमांडिंग ऑफिसर का। तो वो बड़ी कमाल की बात है। जी जी। जैसा कि आपने बताया, और उससे रिलेटेड ये है कि पायलट के ऊपर हम देखते हैं बहुत ही कम फिल्में आती हैं। जैसा कि अभी बायोपिक तो लोग ढेरों सारी बनाते हैं, लेकिन अभी तक शायद ही एक या दो या अभी तक बनी नहीं है पायलट्स के ऊपर फिल्म। या फिर हम तो आपको हम देखेंगे इन फ्यूचर में आप ऐसे, क्योंकि आपने बताया, तो आप ऐसे इन फ्यूचर हम आपको देखेंगे ऐसे पायलट के ऊपर ऐसे फिल्में या फीचर फिल्म या सीरीज या मैं शॉर्ट फिल्म करना तो चाहूँगा, मैं तो तैयार हूँ। जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक एयरफोर्स पायलट के ऊपर फिल्म बनाने की, मुझे कास्ट करें तो बात है। मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को दोनों हाथों से एम्ब्रेस करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मुझे एक एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पायलट का रोल प्ले करने को मिले। और इसलिए ही नहीं कि क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मुझे फ्लाइंग के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो ये जो एक रोल होगा वो मेरे लिए एक एलियन स्पेस नहीं होगी, अनजान स्पेस नहीं होगी। मुझे पता है क्या करना है, किस तरह से करना है, वोकैबुलरी क्या यूज़ होती है, बातें क्या यूज़ होती हैं, किस तरह से वो लोग ऑपरेट करते हैं, या किस तरह से वो जहाज़ उड़ाते हैं। वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ जहन में है। तो वो एक आपकी तैयारी जो है बहुत ईजी हो जाती है। जी। तो तो हम ऐसा माने कि आपके घर में ये जितने भी लाइक हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं, इनकी क्वालिटी या पायलट्स जो हाँ, मतलब ये क्वालिटी तो या एक फिर पोस्टर है पोस्टर। जिसपे मॉडर्न वॉर प्लेन्स जो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं जो आज की डेट में हर एयरफोर्स के पास दुनिया में हैं। इसमें 4+ जनरेशन के भी काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे F-22 रैप्टर है, या फिर F-35 लाइटनिंग है। ये हैं, और काफ़ी सारे रशियन एयरक्राफ्ट हैं, यूरोपियन एयरक्राफ्ट्स हैं, फ्रेंच हैं, चाइनीज़ हैं, मिग्स, सुखोई सारे हैं। तो ये शौक है शुरू से इस चीज़ का, और हर चीज़ के बारे में पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, हर चीज़ को समझता रहता हूँ। तो काफ़ी कुछ इस तरह से मालूम। तो ये सब लेटेस्ट ऐसा लेटेस्ट है? लेटेस्ट नहीं है, लेटेस्ट तो कहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अभी जो पूरे वर्ल्ड में एयरफोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं 4th जनरेशन के फाइटर्स को, या कुछ 4+ जनरेशन, 5th भी नहीं है, इन बिटवीन है, 4+ बोलेंगे उसको, वो ऑपरेट कर रही हैं। जैसे हमने इंडियन एयरफोर्स ने रफाल खरीदे हैं नए फ्रेंच, और F-22 हैं यूएस एयरफोर्स के पास, F-35 हैं लाइटनिंग, ये सारे 4+ जनरेशन के हैं। जबकि जैसे कि MiG-29s हैं, या फिर सुखोई 27s हैं, या हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो मेन स्टे है फाइटर एयरक्राफ्ट, वो है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 जो है 4th जनरेशन का है। तो अभी 5th पे तो नहीं पहुंचे हैं, 4+ ही चल रहा है अभी तक। तो ओके, वाह, काफ़ी कुछ नॉलेज है। वाह, ये तो अच्छी बात है। एंड 26/11 की बात करेंगे। सो जब 26/11 की बात होती है, हर किसी के दिमाग में वो मंजर, वो रात याद आती है, तो काफ़ी सहम से लोग जाते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस 26/11 को? एंड आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में ऐसे किसी भी कंट्री, सिर्फ इंडिया की बात नहीं बल्कि किसी भी कंट्री में ऐसे ना हो, सो क्या कुछ मैसेज जाएगा आपकी तरफ से? क्योंकि आप फिल्म भी ला रहे हैं और आप फैमिली बैकग्राउंड भी हैं, सो आने वाले दिनों में इस तरह से टेरर अटैक ना हो, सो क्या कुछ आपकी तरफ से मैसेज देंगे? एंड हर हिंदुस्तानी या हर देशवासियों को कितना सतर्क रहना चाहिए इन सारी चीज़ों से? आई थिंक ये 26/11 मैं कहूँगा 26/11 इंडिया के लिए 9/11 था। 9/11 था कि जिस तरह से 9/11 हुआ, यूएस में अटैक हुए जगह जगह पर, और अनअवेयर निहत्थे लोगों पे अटैक हुआ, और एक टेरर अटैक इस स्केल पर हुआ। इसी तरह से इंडिया का 26/11 जो है वो इंडिया का 9/11 है। इस तरह का अटैक दोबारा नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना हो।
हमारी डिफेंस सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विसेज हर तरह से बहुत सतर्क हैं, बहुत चौकन्नी हैं, बहुत केपेबल हैं, और उनको पब्लिक का पूरा साथ तो है ही, उनका खुद का गवर्नमेंट का ये सपोर्ट जो है वो भी है। तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग अपनी रातों की नींद हराम करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें, और इस चीज़ का रिगार्ड हमें करना चाहिए। उनके ऊपर किसी तरह के सवाल उठाना या उनके ऊपर किसी तरह का डाउट करना, ये किसी के मन में कभी आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वो अपनी रातों की नींद खराब करते हैं। अब आप ये सोचिए, -35 या 40 डिग्री के टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर में जो आदमी बैठा है, उसका भी मन करता है कि मैं आराम से घर में इसी में बैठ के टीवी देखूं और शाम को जो है बच्चों के साथ खेलूं, मगर वो आपको बचाने के लिए, आपकी सीमा को बचाने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करके अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को, एक बर्फीले मैदान में जाके अकेला बैठा हुआ है कई कई दिनों तक। कई बार तो मतलब इस तरह के मौसम में कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। जब वो हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो सिर्फ मॉरली सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी डिफेंस सर्विसेज, एक तो वैसे भी इंडियन डिफेंस सर्विसेज आर द 4th बेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन एवरी वे पॉसिबल। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट फर्स्ट टू स्टार्ट विद, कि हम कोई इस तरह की कंट्री नहीं है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, एंड जिसकी डिफेंस सर्विसेज की कोई स्टैंडिंग नहीं है। हम 4थी सबसे बड़ी डिफेंस सर्विस हैं पूरी दुनिया में, तो इसका फक्र हमें महसूस होना चाहिए। और 4थी होने के बावजूद हम और भी ग्रो कर रहे हैं, और कभी भी सबसे अच्छी बात क्या है हमारी, कि हमने कभी भी इंडियन डिफेंस ने, इंडिया ने कभी किसी ऊपर अटैक नहीं किया, हमेशा अटैक सहा है। तो हमारी पेशेंस भी देखिए कि हमारी उतनी पावरफुल आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और नेवी होने के बावजूद हमारी पेशेंस भी उतनी बड़ी है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें एज अ सिटीजन, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी अपनी सर्विसेज को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, और हर तरह से उनके पीछे पिलर की तरह खड़े होना चाहिए। वो हमारे सामने दीवार बन के खड़े हैं तो हम उनकी तरफ पीछे जो है पिलर की तरह खड़े हैं। जी, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर में हैं सभी, तो आप चाहेंगे कि जब ये इसकी स्क्रीनिंग हो या जब ये सीरीज लोगों के सामने, आई थिंक 23 मार्च 20 मार्च को जब ये आए, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाना चाहेंगे? कोशिश करूंगा मैं, कोशिश करूंगा कि देखें आके, और हम एनएसजी के लिए भी एक स्क्रीनिंग रख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने सोचा है कि हमने पोर्ट्रेल किया है उसके ऊपर खरे उतरे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वो आप सारे कमांडो को बुलाने वाले हैं? जी हाँ, ऐसा कुछ प्लान तो है। अच्छा, ग्रेट। जी, सो अपने फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अगर क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज जो फैंस के लिए, अपने चाहने वालों के लिए यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट दैट आई एम हियर। आप मेरा काम पसंद करते रहते हैं, आप मेरी फिल्में पसंद करते रहते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं हर तरह के रोल में, और आप मेरी नई सीरीज स्टेट ऑफ सीज 26, 11, 26, 11 ज़रूर देखें। आपको एक अलग ही किरदार में, अलग ही तरह से मैं नज़र आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं पसंद आऊँगा उस रोल में। And my best wishes to you. Thank you. Thank you so much. Thank you. And good luck. Thanks.